Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss some accounting important question for UPPCL examination 2023. So let's start. Question number 1. A dash may be defined as a book that contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions dash is called the principal book of accounts. ए डैश को पुस्तक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संक्षेप में और वर्गीकृत रूप में सभी लेन देन का एक स्थायी रिकॉर्ड शामिल है। डैश को प्रमुख बही खाते कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लेजर एंड लेजर, नंबर 2 लेजर कैश बुक, नंबर 3 जर्नल लेजर, नंबर 4 सब्सिडरी बुक एंड लेजर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेजर एंड लेजर। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग points are considered as true regarding characteristics of not profit organizations। गैर लाभकारी संगठन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सत्य माने जाते हैं। नंबर 1 इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस। यह व्यक्तियों या उद्यमियों द्वारा प्रचारित एक अलग कानूनी इकाई है। नंबर 2 इट इज एस्टेब्लिश्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यह अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए स्थापित किया गया है। थर्ड इट इज सेटअप एज ए चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट और क्लब एक्सेट्रा। यह धर्मार्थ समाज ट्रस्ट या क्लब आदि के रूप में स्थापित किया गया है। फोर्थ इट कलेक्ट्स डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स। ये सदस्यों से दान और योगदान एकत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है इट इज एस्टेब्लिश्ड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। है इसका उद्देश्य धर्म कमाना नहीं होता, इसका उद्देश्य समाज की सेवा आदि करना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसमें दिया हुआ है वो एकदम गलत है, बाकी के ऑप्शन हमारे सही हैं, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट the following statements regarding the provision are true or false। first provision is imposed in terms of benefit। एकदम सही बात है, प्रोविजन जो है हमारा प्रॉफिट होने पे भी बनाया जाता है। सेकंड द प्रोविजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। प्रावधान के संबंध निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है। लाभ के संदर्भ में प्रावधान लगाया जाता है, सही बात है। लाभ की घोषणा के लिए प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सकता, यह भी एकदम सही बात है। लाभ की घोषणा के लिए हमारा प्रावधान का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नेट प्रॉफिट की पोजीशन हमारी क्या होती है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉट ऑपरेटिंग इनकम। ऑप्शन नंबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉट ऑपरेटिंग इनकम। नंबर थर्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉट ऑपरेटिंग इनकम। ऑप्शन नंबर 4 ग्रोस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉट ऑपरेटिंग इनकम। इसके अंदर हमारे ग्रोस प्रॉफिट में से दोनों ही प्रकार के, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, दोनों ही माइनस किए जाते हैं और इसके अंदर इनकम हमारी ऐड की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज देर आर डैश पार्टीज एंड इन द प्रोमोसरी नोट देर आर डैश पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती हैं और हमारे प्रोमोसरी नोट में कितनी पार्टी होती है? ऑप्शन नंबर 1 2 या 3, ऑप्शन नंबर 2 दोनों में 2 2 होती हैं, थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 और प्रोमोसरी नोट में 2, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा है कि दोनों में 3 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं और प्रोमोसरी नोट में हमारी 2 पार्टी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट ए डेफिनेट सम ऑफ मनी to the petty cashier in the beginning of a period and to reimburse him for payment made at the end of the period. Thus, he will have again the fixed amount in the beginning of the new period. Such a system is known as। एक अवधि की शुरुआत में छोटे कैशियर को एक निश्चित राशि सौंपना और अवधि के अंत में किए गए भुगतान के लिए उसे प्रतिपूर्ति करना सुविधाजनक है। इस प्रकार उसके पास नई अवधि की शुरुआत में फिर से निश्चित राशि होगी। ऐसी अवधि प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश या सिंपल कैश बुक या थर्ड कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसको कहा जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 7, as per the section dash of the Companies Act 2030, the auditor shall be entitled to require from the officers of the company such information and explanation as he may consider necessary for the performance of his duties। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा डैश के अनुसार लेखा परीक्षक कंपनी के अधिकारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता का हकदार होगा जो वह अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक समझे। ऑप्शन नंबर 1 143 का सेक्शन 1, ऑप्शन 2 सेक्शन 44, ऑप्शन नंबर 3 145 और ऑप्शन नंबर 4 144 सब सेक्शन 1। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सेक्शन 143 का सब सेक्शन 1। 145 में जो है ये सिग्नेचर के लिए मांगता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following points are considered as auditor's duty regarding verification of furniture and fixtures? पहला, he should ascertain whether a register is maintained for furniture and fixtures dealing the nature of item, its acquisition cost, location code, number etc। एवं सही बात, उसको ये भी चीज़ चाहिए होती है। He should verify whether the furniture and fixtures bear on them code number allotted। सही बात है। He should verify physically some of the important item of furniture and fixtures on the test checkbook basis। नेक्स्ट में से किन बिंदुओं को फर्नीचर और फिक्चर्स के सत्यापन के संबंध में लेखा परीक्षक का कर्तव्य माना जाता है? एक, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या फर्नीचर और फिक्चर के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है जिस वस्तु की प्रकृति, इसकी अधिग्रहण लागत, स्थान, कोड नंबर आदि का विवरण होता है। सही बात है। नंबर 2, उसे यह सत्यापित करना चाहिए कि फर्नीचर और फिक्चर्स का आवंटन कोड नंबर है या नहीं। सही बात है। उसे परीक्षण जांच के आधार पर फर्नीचर और फिक्चर की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को भौतिक रूप से सत्यापन करना चाहिए। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बताना है कि ये किस सेक्शन के अंदर आता है। रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स। इसके अंदर हमारा रिजर्व सरप्लस हमारा आएगा सिक्योरिटी एंड प्रीमियम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स,
करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल। ऑप्शन नंबर 4 का हमारा ए सही है, मैं 3 में दे रखा है। और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पहले का डी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सेकंड का सी सही है, थर्ड का भी सही। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following points are considered as a characteristics of bill of exchange? फर्स्ट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एकदम सही बात है। सेकंड वन, इट मस्ट बी डेटेड, उस पर डेट भी होनी चाहिए, सही बात है। थर्ड, इट विल कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, सही। इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन, यह भी सही है। निम्न में से किन बिंदुओं को विनिमय के बिलों की विशेषताओं के रूप में माना जाता है? यह लिखित में होना चाहिए, यह दिनांकित होना चाहिए, एक बिल में भुगतान करने के लिए बनी बिना शर्त आदेश होना चाहिए, विनिमय बिल में पान की सूचना दी जानी चाहिए। तो सारी जो कंडीशन इसमें दी हुई हैं ये हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। तो गाइस सेशन पूरा हो चुका है। अब हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर।